हेलो आलिया। गुड इवनिंग। आपने कितनी क्लासेस मिस की? हेलो। मैंने लास्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ाया था। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? ओके। मैं आपको जब तक उस सॉलिड के कुछ टॉपिक पढ़ाता हूँ, जब तक अदिति आए। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं स्ट्रेन, एंड इन दोनों के बेस पे हम डिफाइन करते हैं हुक्स लॉ। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस तरह। इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं सपोर्ट से हैंग कर दूं एंड देन उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करूं, वो फोर्स इतना ज्यादा हो ताकि इस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, डिफॉर्म करा सकता हो। सपोज कर लीजिए इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई एंड ये लेंथ एलोंगेट होके इतना हो गया। पहले एक्चुअल लेंथ यहां से यहां तक थी, अब इस फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्म्ड अमाउंट ऑफ लेंथ यहां से यहां तक हो गई। तब ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स को हम बोल सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर रॉड में कितना हो सकता है उसके लिए। तब इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया, उस क्वांटिटी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस यहां से डिफाइन करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस डिफॉर्मेशन के बिहाफ पे उसके डायमेंशन में कितना चेंज आता है, अगर मैं उसका रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन ऑफ बॉडी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ डिफॉर्म्ड शेप टू द ओरिजिनल शेप। एंड इन दोनों के बेस पे हुक्स लॉ कहता है अगर मैं इलास्टिक लिमिट उस वक्त तक लूं, तब विद इन इलास्टिक लिमिट एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स स्ट्रेन। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जहां पे ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कुछ बेसिक्स चीजें इस पर्टिकुलर सॉलिड में डिफाइन करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के डायमेंशन की वजह से ये स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ तीन डिफरेंट तरह का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वन डायमेंशनल बॉडी है लेंथ के लॉन्ग, टू डायमेंशनल बॉडी है शेप के लॉन्ग, एंड थ्री डायमेंशनल बॉडी है वॉल्यूम के लॉन्ग उसके बिहाफ पे। अदिति कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? ओके। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं इतनी सारी चीजें हुलिया में हूँ। ओके। अदिति हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था?
ओके, मैंने डिफाइन कर दिया था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉडुलस डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। अगर वन डायमेंशनल होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा ठीक है। टू डायमेंशनल होता है तो उसको बोलते हैं शेयर या टेंजेंशियल। थ्री डायमेंशनल होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ऑन changing pressure on a rigid body from 1 atm to 1.6 atm, volume changes by 10%. Find bulk modulus. अगर हम वन डायमेंशनल करते हैं तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस, बोथ आर फॉर्मूला फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। ये वन डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल होता है तो वहां पे डिफाइन करते हैं शेयर मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये टू डायमेंशनल। एंड थ्री डायमेंशनल होता है तो उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, प्रेशर डिवाइड बाय change in volume to the original volume with negative sign। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो आप बोलिएगा थ्री डायमेंशनल कोई भी बॉडी है जिसमें प्रेशर चेंज कर रहे हैं, कहां से कहां तक, 1 atm टू 1.6। 1 atm उसको अगर मैं नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, वहां से आप ये टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, वहां से बल्क मॉडुलस फाइंड आउट हो सकता है। आलिया समझ आया आपको क्वेश्चन? ओके, अदिति कोई डाउट? सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10% दे रखा है। मुझे इस फॉर्मूले में यूज करना है डेल्टा वी बाई वी, तो इसमें 100 को उस साइड ले जाऊं, सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू 1/10 हो सकती है। ये मेरे पास जो वॉल्यूम चेंज होता है वो डिक्रीज करने की वजह से हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आप इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव ले लीजिए।
एंड देन इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दीजिए। प्रेशर में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 1 to 1.6। तो चेंज इन प्रेशर इज 1.6 minus 1 ATM, और ATM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁵ पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। अब इन दोनों फॉर्मूले को पुट कर दीजिए। बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 0.6 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी 1/10। ये 10 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आलिया समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मेन फॉर्मूले हैं जिसमें y डिफाइन करता है यंग्स मॉडुलस को, g डिफाइन करता है shear या टेंजेंशियल मॉडुलस, बीटा डिफाइन करता है उसको बल्क मॉडुलस। आलिया लिख लिया आपने? इससे बेस्ड एक सवाल पूछा गया नीट में। उसने कहा कि कोई एक सपोर्ट ले लीजिए इस तरह, इसमें ब्लॉक अटैच कर दीजिए। ये मेरे पास सपोर्ट, यहाँ पे मैंने एक वायर ले लिया स्टील वायर, और यहाँ पे ब्रास। इसका मास ले लिया m, इसका मास ले लिया 2m। तभी क्वेश्चन कहता है इफ रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास इज ABC, if ratio of Young's modulus length, radius and Young's modulus are ABC, find ratio of elongation produced in each. elongation का मतलब डेल्टा L स्टील डिवाइड बाय डेल्टा L ब्रास, आपको ये कैलकुलेट करना है। बाकी सारे टर्म आपको गिवन है, रेशियो ऑफ लेंथ, रेशियो ऑफ रेडियस एंड रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस, इन दोनों वायर के लिए गिवन है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए रेशियो कितना आता है। फॉर्मूला था यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू डेल्टा एल। सो यहाँ से डेल्टा एल कैलकुलेट कीजिएगा। फोर्स यहाँ पे वेट के इक्वल मास के बेस पे डिफाइन करेगा, तो मास टाइम्स ग्रेविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया को आप लिख सकते हैं πr² इनटू यंग्स मॉडुलस। अब इसके बेस पे वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है।
अदिति, आपका आंसर सिर्फ ए बी के टर्म में आएगा, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको रिलेट करना सिखाता हूं। डेल्टा एल इन स्टील इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स मास स्टील के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ स्टील का कितना है, डिवाइड बाय रेडियस स्टील का कितना है, एंड यंग्स मॉडुलस स्टील का कितना है। बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेम डिवाइड बाय ब्रास, तभी हो जाएगा मास ऑफ ब्रास वायर, लेंथ ऑफ ब्रास, रेडियस ऑफ ब्रास वायर टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर। अब इन टर्म्स में वैल्यूज पुट करिए एंड सारे टर्म को सेम तरह से रीअरेंज करने के बेस पे। तो पहला मास ऑफ डिवाइड बाय मास ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ब्रास, radius of brass divided by radius of steel, and Young's modulus of brass divided by Young's modulus of steel. पहला मास जो स्टील वायर के ऊपर अप्लाइड होता हो, तो ये स्टील वायर के यहाँ पे है। टोटल डाउनवर्ड ब्लॉक इस पर्टिकुलर वायर के ऊपर टेंशन डेवलप करेगा, तो एक इस वाले वायर की वजह से और एक इस वाले वायर की वजह से। तो टोटल मेरे पास मास कितना हो जाएगा, 3m। तो हो जाएगा 3m डिवाइड बाय सिर्फ ब्रास वायर पे 2m, तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ ओवर लेंथ, इसका रेशियो दे रखा है a। यहाँ पे मेरे पास रेडियस का स्क्वायर होता, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पूरा टर्म स्क्वायर होता। स्टील डिवाइड बाय ब्रास, ये दे रखा है b, तो 1 अपॉन रेशियो है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन b उसका स्क्वायर। सिमिलरली यंग्स मॉडुलस वो भी रेसिप्रोकल में है, तो 1 अपॉन c। इन सबको रीअरेंज कर लीजिए तो पूरा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स a डिवाइड बाय 2 टाइम्स b स्क्वायर इंटू c। आलिया, कुछ समझ आया मैंने कैसे किया? देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। आपको रेशियो दे रखा है, पहला दे रखा है रेशियो ऑफ लेंथ। तो पहले ऊपर मैंने किसको लिखा, स्टील, मतलब लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ब्रास, इसकी वैल्यू दे रखा है a। दूसरा दे रखा है रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्टील डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ब्रास, उसकी वैल्यू दे रखा है b। एंड तीसरा दे रखा है आपको रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, इसकी वैल्यू दे रखा है c। मुझे यहाँ पे पहला टर्म आया मास, तो मास की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। स्टील में अगर टेंशन देखूं, मैं आपको टेंशन बताता हूं, यहाँ पे फोर्स एक्ट करता होगा 2 टाइम्स mg, तो इसको कंपनसेट करने के लिए टेंशन डेवलप होता होगा इस डायरेक्शन में T1। तो ये T1 किसके इक्वल होगा, इस 2mg के इक्वल। इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं फोर्स देखूं तो आप बोलिएगा दो चीजों के बेस पे, एक टेंशन इन द वायर विच इज T1, और इस खुद ब्लॉक का मास, तो उसकी वजह से mg। T1 की वैल्यू कितनी है, 2mg, तो टोटल ग्रेविटी कितना हो जाएगा, टोटल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप उसको बोल सकते हैं 3mg। इसलिए टेंशन इस डायरेक्शन में T2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3mg के इक्वल।
जो उस पर इलॉन्गेशन प्रोड्यूस कराने के लिए नेसेसरी फोर्स हो सकता है। आगे समझ आया? पहले ये टेंशन मैंने कैसे प्लॉट किया। ओके, सेकंड टर्म है आपको लेंथ का रेशियो। देखिए लेंथ का रेशियो मेरे पास गिवन है कितना, ए। थर्ड टर्म है रेडियस का रेशियो। चूंकि रेडियस यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं उसका रेशियो लूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसीलिए टर्म रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रास न्यूमरेटर में चला गया, तो ये 1/b उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड थर्ड यंग्स मॉडुलस, वो भी रेसिप्रोकल में है, तो उसका भी रेशियो कैसा लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में। अब समझ आया? ओके, तो इस तरह से आपको जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की जा सकती है। बस फॉर्मूले को सही से यूज कीजिए एंड हर टर्म अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? आ लिया? ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, या तो मैं उसको एलोंगेट करूं तब या कंप्रेस करूं तब, उसके बिहाफ पे। ये मेरे पास है स्ट्रेस, ये मेरे पास है स्ट्रेन। किसी एक सॉलिड बॉडी के लिए एलोंगेशन करने के लिए ग्राफ प्लॉट की गई है। पहले कहता है कि अगर मैं ओ पॉइंट से एलोंगेट करना शुरू करूं किसी ए पॉइंट तक, तो एलोंगेट करूं तो इस पाथ के एलोंगेट होगा। जैसे मैं इस पॉइंट पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं, तो वापस ए पॉइंट तक, ओ पॉइंट तक वापस रिटेन कर जाता है। मतलब जीरो से ए पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर ओबे करता है, इलास्टिसिटी ओबे करता है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल होती है। तो जीरो से एक ए तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर भी फर्दर उसको अगर एक्सटेंड कीजिए किसी पॉइंट बी तक, अब अगर मैं इस पॉइंट पे उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं, तो एग्जैक्टली ओ पॉइंट में नहीं आता, मतलब उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो चुकी है एंड उसके अंदर वो डिफॉर्मेशन रिटेन रहती है। तब ये कर्व स्लाइटली डिफॉर्म्ड शेप कुछ यहाँ पे आके हिट करता है, मतलब अपने ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट आ चुका होता है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं परमानेंट सेट। मतलब उसके अंदर परमानेंटली डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गई, और ये डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 1 to 2% ऑफ द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इक्वल होता है उसके। इस बी पॉइंट तक उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि वापस रिटेन करने की टेंडेंसी होगी, वापस अपने ओरिजिनल शेप को एक्वायर करने की बिहेवियर शो करेगा। इसीलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अब इसके फर्दर बाद अगर आप फर्दर इलोंगेट कीजिए, तो अब वापस आने की टेंडेंसी लॉस्ट हो चुकी होती है। रिटेन करने की टेंडेंसी अपने ओरिजिनल शेप को इलास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। तब बोल सकिएगा जीरो से बी तक इलास्टिक बिहेवियर है, बी के बाद इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है उसके पास। अब वो वापस नहीं जा सकता अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन करने के लिए।
अब उसको फर्दर अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक्सटेंड होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं हम लोग सी। इस सी पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, या इसी जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस। और इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके बाद अगर फर्दर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो देमसेल्फ फ्लो करने लगता है, एंड इस पर्टिकुलर रीजन में उसके अंदर टेंडेंसी फ्लो करनी होती है। किसी भी इस पॉइंट पे जाके क्या कर सकता है, टूट जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये पूरी कहानी समझ आई कि ग्राफ कैसे कैसे मूव कर रहा है। ये चीज मैंने डिफाइन किया जब उस ऑब्जेक्ट को मैं इलोंगेट करा रहा हूं, तब मतलब इस डायरेक्शन में उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाइड है, तब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इलोंगेट करा रहा हूं तब उसके बिहेवियर ऐसे हैं। अगर मैं सीम वायर को कंप्रेस करूं तो कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो कंप्रेस मतलब पुश कर रहा हूं उसको, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसाइल स्ट्रेस। उस कंडीशन में भी ग्राफ कुछ इसी तरह का होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, मैं आपको वो बताता हूं। फर्स्ट अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कीजिए तो लीनियरली इस तरह से चेंज करेगा किसी इस पॉइंट तक। फर्दर एलोंगेट कीजिए तो इलास्टिक बिहेवियर थोड़ी सी डिफॉर्म्ड हो जाती है कुछ यहाँ तक। फर्दर अगर चेंज कीजिए तब वो देम सेल्फ फ्लो मूव करता है प्लास्टिसिटी के बेस पे कुछ यहाँ तक मैक्सिमम, एंड देन उसके बाद फ्लो करने लगता है, एंड किसी भी पॉइंट पे वो टूट जा सकता है किसी इस पॉइंट तक। तो एग्जैक्टली इस एलोंगेशन की तरह उल्टा यहाँ पे डिफाइंड होता है। इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए डैश, इस पॉइंट को मान लीजिए बी डैश, इसको मान लीजिए सी डैश, और इसको मान लीजिए डी डैश। तो यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक बिहेवियर था, यहाँ पे भी इसके पास प्लास्टिक बिहेवियर है, बट कंप्रेस करने के बेस पे प्लास्टिक बिहेवियर। अब इन दोनों डायरेक्शन के कर्व का अपना कुछ मतलब होता है, एंड उसके बेस पे हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। पहले आप इसको प्लॉट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ओ से बी तक उसके पास इलास्टिक बिहेवियर है, बट बी टू सी प्लास्टिक बिहेवियर मतलब लॉस्ट देयर एबिलिटी टू रिगेन। अले यहां तक समझ आया आपको? ओके। इस वाले रीजन में अगर ऑब्जेक्ट को इस तरह से मैंने प्लेस किया, ये मेरे पास सपोर्ट, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को एलोंगेट कराने के लिए इस डायरेक्शन में। सी पॉइंट के बाद इस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। आफ्टर सी, तो किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर वो टूट सकता है, या तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर या तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर ब्रेक हो सकता है इस तरह से। नीचे वाले कर्व में मैं कंप्रेस कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ, तब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये मेरे पास सपोर्ट,
फोर्स हम इनवर्ड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए। तो कंप्रेस करूंगा तो वो डिफॉर्म्ड होता जाएगा शीट के फॉर्मेशन में। एलोंगेट करता जा रहा हूं तो उसको डिफॉर्म होता जाएगा वायर के फॉर्मेशन में। तब यहां से आपने क्लास 10th में दो टर्म पढ़े होंगे, एक डक्टिलिटी और एक मेलेबिलिटी, एंड तीसरा पढ़ा होगा ब्रिटल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कुछ याद है थोड़ा बहुत क्या क्या होता था ये सब? Ductility, property of substance to be drawn into thin wires on beating। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करा रहा हूं और वो इलास्टिक बिहेवियर में है तो क्या कभी वो इलोंगेट वायर में हो सकता है? नहीं हो सकता। सो इट मस्ट बी इन प्लास्टिक रीजन। तो जितना प्लास्टिक रीजन ज्यादा एक्सटेंडेड होगा उतना डक्टाइल हो सकता है। इसीलिए डक्टिलिटी के लिए प्लास्टिक रीजन शुड बी लार्ज, याद रखिएगा। सेम इसी तरह अगर मैं कंप्रेस करूंगा तब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मेलेबिलिटी। तो जितना प्लास्टिक रीजन कंप्रेसाइल टर्म में ज्यादा होगा इसको हम क्रशिंग रीजन भी बोलते हैं। ये जितना एक्सटेंडेड होगा उतना अच्छा मेलिएबल सब्सटेंस होगा, मतलब टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग। तो डक्टिलिटी हमने डिफाइन कर लिया, मेलिएबिलिटी डिफाइन कर लिया, और ये दोनों ही टर्म अगर बहुत छोटे छोटे होते तो वो सब्सटेंस ब्रिटल होता, टू बी ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स ऑन बीटिंग, या तो एक्सटेंड करते वक्त या तो कंप्रेस करते वक्त। सो फॉर ब्रिटल सब्सटेंस प्लास्टिक रीजन या क्रशिंग रीजन दोनों कितना होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो पहली चीज डक्टिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिक रीजन। जितना प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा डक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मेलिएबिलिटी proportional to crushing region, and brittle substance inversely proportional to both। आलिया कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए और इतनी सारी चीजों को लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी stored in a wire
ये सपोर्ट ले लीजिए, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर वायर के ऊपर, जिसकी अपनी लेंथ यहां से यहां तक कितनी L, डिफॉर्म लेंथ यहां से यहां तक स्मॉल l। ये स्मॉल l एक स्टेप में नहीं हुआ होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हुए होंगे। सपोज कर लीजिए इस तरह से, तो हम उन सारे स्टेप्स में सबसे लास्ट स्टेप को स्मॉल विड्थ मान लीजिए dy, और उसके पहले के सारे स्मॉल स्टेप यहां से यहां तक y। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, उसके बेस पे यहाँ पे इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करूं, फोर्स इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया L बाय डेल्टा L। तो यहाँ से डेल्टा L फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो y इंटू ए डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ इंटू y, इतना फोर्स हो सकता है। ये फोर्स एग्जैक्टली स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू K टाइम्स X। तो यहाँ पे देखिए दोनों को रिलेट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ इसके इक्वल होता है। इसका यूज मैं आपको लास्ट चैप्टर में बताऊंगा SHM बेस में, सेम फॉर्मूले का यूज। अब बस याद रखिए यहाँ पे फोर्स y के प्रोपोर्शनल होगा। अब इस पर्टिकुलर वायर को एक्सटेंड फर्दर बाय dy, तो मुझे कुछ वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी। सो वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन चूंकि इलास्टिक बिहेवियर के अगेंस्ट में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करा सकता है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या यहाँ पे मैकेनिकल टर्म पे डिपेंडेंट है तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए बाई ए ओवर लेंथ इंटू वाई टाइम्स टी वाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 टू L। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी वाई ए ओवर लेंथ टाइम्स L स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? जो एग्जैक्टली हाफ के एक्स स्क्वायर के क्या है, इक्वल है, जो हमने स्प्रिंग के लिए पढ़ा था। ओके, इस टर्म को मैं फर्दर ब्रेक करूं तो इसको लिख सकता हूं हाफ वाई ए डिवाइड बाय एल इंटू एल टाइम्स एल। तो ये पूरा टर्म ऑलमोस्ट फोर्स के इक्वल है क्योंकि y और l ऑलमोस्ट इक्वल है, और ये टर्म एक्सटेंशन, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन is equals to potential energy stored in the wire, या इसी चीज को बोल सकता हूं एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। आ गया कोई डाउट यहां तक? ओके, ये हमने डिफाइन कर दिया मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो सकता है उसके बेस पे। अगर मैं इस एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी में कन्वर्ट करूं, तब इसको डिनोट करते हैं स्मॉल u से। तब ये होता है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो एरिया इंटू लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेस, L डिवाइड बाय कैपिटल L को बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये टर्म हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मतलब एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स यू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन टाइम्स वॉल्यूम, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। एक क्वेश्चन कीजिए। A wire of length 8 meter, radius 0.2 mm, extended by 0.04 mm on applying 200 Newton force. Find potential energy stored. सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, देखिए आंसर कितना आता है।
सॉल्व हुआ? Potential energy is equals to half force into extension, और इसमें कुछ है ही नहीं, बाकी सारी चीजें यूं बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा था। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते, आंसर आ जाता। तभी हो जाता हाफ इंटू फोर्स, एक्सटेंशन इज 0.04 mm 10 to the power -3, तभी हो जाता 200, 2 0 कैंसिल आउट, तो हो जाता 4 into 10 to the power -3 जूल। समझ आया? पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला कितना था? हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। फोर्स भी आपको दे रखा है, एक्सटेंशन भी आपको दे रखा है, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी हमें, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा था, इसीलिए। आलिया यहाँ तक कोई डाउट? ये आपको दे रखा है mm के टर्म में, mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इसी तरह से आपको सिंपली वैल्यूज गिवन होगी एंड देन उसके बेस पे पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, रिलेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन यंग्स मॉडुलस, व्हिच इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से आप स्ट्रेस की वैल्यू अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टर्म आ जाएगा मेरे पास y टाइम्स स्ट्रेन। अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, सो इट विल बी हाफ, स्ट्रेस को मैं कन्वर्ट करूं तो यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन इसका स्क्वायर हो सकता है, या इसी टर्म को अगर मैं स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दूं तो हो सकता है स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो इन तीन तरह से आप एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हैं। अदिति समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक टर्म डिफाइन करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग पोसन्स रेशियो। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये होता क्या है, कोई भी एक
ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस तरह, जो किसी सपोर्ट से कनेक्टेड। अगर इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं, तब इसके अंदर डिफॉर्मेशन जब प्रोड्यूस होगा तो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस नहीं होगा, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। इसके विड्थ में डिक्रीज में होगी एंड उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगी, कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इलोंगेट कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो उसके विड्थ में डिक्रीमेंट जरूर होगा। तब यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक दूसरा टर्म। सपोज कर लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसकी लेंथ पहले इतनी थी, अब उसकी लेंथ एक्सटेंड हो गई इतनी। ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन पहले उसका डायमीटर इतना था, तो अब उसका डायमीटर इतना हो गया, मतलब d माइनस डेल्टा डी इतना हो गया। अदिति ऐसा हो सकता है टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट। तब हम यहाँ डिफाइन करते हैं दो चीजें, एक को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज यहाँ पे स्ट्रेन कितनी है, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। दूसरा यहाँ पे है, उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा डी डिवाइड बाय डी से, या इसी का रेशियो डेल्टा आर डिवाइड बाय आर ऐसा हो सकता है। इन दोनों के रेशियो को हम पोसन्स रेशियो बोलते हैं। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू lateral strain divided by longitudinal strain. It means delta D divided by T, delta L divided by L, या इसी चीज को लिख सकते हैं डेल्टा R डिवाइड बाय R, डेल्टा L डिवाइड बाय L। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट कीजिए किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैंने वॉल्यूम लिया इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल, तो हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर इनटू लेंथ। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनिशियली कुछ ऐसा होगा अगर मैंने इसको सिलिंड्रिकल रॉड मान लिया उसके बेस पे। फाइनल वॉल्यूम पाई बाय 4, डायमीटर की वैल्यू डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगी, और लेंथ की वैल्यू एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, तो इन दोनों का चेंज 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, या इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। फिर वहां से सॉल्व कीजिएगा इस पर्टिकुलर रेशियो को। सो फॉर रिजिड बॉडी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल आपस में क्या होगा, इक्वल। दोनों को इक्वेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा डेल्टा डी डिवाइड बाई डी, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू हाफ और जस्ट 0.5। तब इसको हम क्या बोलते हैं, पोसन्स रेशियो बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? बट इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड नहीं होता, इसीलिए ये वैल्यू इतनी नहीं लाई कर सकती। तब हम डिफाइन करते हैं सिग्मा रेंज कहां से कहां तक कर सकता है, -1 to 0.4 तक, या 0 to 0.4 तक। ये टर्म थ्योरेटिकल है, बट प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है।
किसी भी परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी सिग्मा की वैल्यू 0.5 होती है, एंड जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इन सब की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, विच मीन्स कि रिजिड बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, ये सारी चीजें जीरो होंगी, एंड 1/0 इन्फिनिटी होता है इसलिए। यहां तक कोई डाउट? आलिया यहां तक समझ आया सब कुछ? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन था नीट में, उन्होंने कहा कि एक कंटेनर है इस तरह, ये पार्ट ओपन सपोज कर लीजिए, वहां पे एक पिस्टन कनेक्ट किया गया यहां से यहां तक, जिसका अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया, एंड उसके इनसाइड कोई एक बॉल रख दी गई। अगर वो पूरा रीजन कॉम्पैक्टली लिक्विड से फिल्ड है, इस तरह, एंड ये इसके अंदर प्लेस कर दिया गया, क्वेश्चन कहता है कि अगर इसका मास m है, इस लिक्विड, उसका बल्क मॉडुलस बीटा है, फाइंड fractional change in radius of ball, इसका एरिया ऑफ प्लेट A है। तब जरा सोचिए क्या होना चाहिए। अच्छा, नो चेंज इन रेडियस, क्यों ऐसा होगा? हमने यहाँ से मास पुट किया है, तो मास के बेस पे कुछ प्रेशर अप्लाई होता होगा, उस प्रेशर अप्लाई होने की वजह से उसके रेडियस में चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। अच्छा, बयान फोर्स के बेस पे, बयान फोर्स के बेस पे उसको अपलिफ्ट करेगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी डेंसिटी एंड लिक्विड की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा।
आप बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं एरर मेथड के बेस पे यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम देखूं तो ये टर्म कांस्टेंट r⁻3, तो ये टर्म हो जाएगा 3 टाइम्स r डिवाइड बाय r, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा v बाय v। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कौन करता होगा? mg, एरिया ऑफ प्लेट a। ये भी पता है आपको, डेल्टा v बाई v पता है आपको, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। इस इक्वेशन में बीटा के फॉर्मूले में प्रेशर इज mg बाई a, डेल्टा v बाई v इज 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, मतलब डेल्टा r बाई r। इसको मूव कर दीजिए उस साइड, सो यू विल गेट mg डिवाइड बाय 3 टाइम्स बीटा इंटू a। समझ आया? आलिया कोई डाउट यहां तक? लिख लिया आप लोगों ने? एक लास्ट चीज हम डिफाइन करते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेन। ये आपका कोई एक सिलिंड्रिकल सेगमेंट है जिसका बेस सपोज कर लीजिए फिक्स्ड है, इस तरह। अब इसमें हमने क्या किया, इसका सेंट्रल मोस्ट पॉइंट, सेंटर यहां से यहां तक, एंड एक अनदर लाइन इस एज तक। तो ये कोई प्लेन ले लिया हमने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, कुछ यहां तक शिफ्ट होता है, एंड एलोंगेट करता है तो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। मतलब हमने यहाँ पे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जिसके बेस पे जो टॉप सरफेस है वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर गया,
एंड नीचे जो बेस सरफेस है वो फिक्स्ड है। क्वेश्चन समझ आया कैसे है ये? डायग्राम समझ आया? आइए, समझ आया आपको? ओके, अब यहाँ पे दो टर्म डिफाइंड हो रहे हैं। एक मेरे पास जो वर्टिकल सेगमेंट है उसको लेंथ बोल सकता हूँ। अगर आप कोई सिलिंड्रिकल बॉडी लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई बॉटल ले लीजिए इस तरह, इसके टॉप सरफेस को आप ट्विस्ट करिए, कीपिंग बेस रिमेन्स फिक्स्ड। तो ट्विस्ट करने के बेस पे जो टॉप सरफेस है बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इसलिए ऊपर में थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, कीपिंग बेस रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, अब यहाँ पे दो तरह का एंगल यहाँ पे डिफाइंड है। एक यहां से यहां तक, इसको मैं बोलूंगा थीटा, और एक यहां से यहां तक, इसको बोल दीजिए फाई। ये मेरे पास चेंज यहां से यहां तक, इसको बोल दीजिए एक्स। ये मेरे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर आर। सो एक्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू फाई, और एक्स इज इक्वल्स टू इस वाले सेगमेंट में एल टाइम्स थीटा। दोनों ही एक्स है, आपस में इक्वल होगा, सो आर टाइम्स फाई इज इक्वल्स टू एल टाइम्स थीटा। एक रिलेशन आया। यहाँ पे फाई क्या है? ट्विस्टिंग एंगल है। एंड थीटा क्या है? स्ट्रेन एंगल, या इसको हम शियर स्ट्रेन बोल सकते हैं। समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक लास्ट चीज डिफाइन की जाती है, बेंडिंग ऑफ बीम। सपोज कर लीजिए कोई एक बीम है इस तरह, इस बीम के ऊपर कुछ लोड दी गई उसके मिड पॉइंट पे, ये सपोर्ट से कनेक्टेड, तब उसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई। एंड डिफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर बीम में कुछ इस तरह से, ऐसे ले लिया। तो हमने यहाँ पे कुछ वेट दिया, इसके बेस पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुई। वेट सपोज कर लीजिए W। सो यहां से यहां तक जो इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है, इस इलोंगेशन को आप डेल्टा मान लीजिए।
इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। अब इसमें कौन कौन से टर्म दे रखे हैं? लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ एंड सब्सटेंस का अपना कुछ यंग्स मॉडुलस होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। बेंडिंग और deviation in this beam is equals to WL cube divided by 4 times Young's modulus BD cube। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे लिख लिया आपने? ओके, सो ये आपका पूरा चैप्टर था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या किसी वायर में खुद के वेट की वजह से इलोंगेशन हो सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब बोलिएगा होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको स्टे कर दीजिए तब उसके बेस पे। एंड जब इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हो सकती है तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड हो सकती है ड्यू टू इट्स ओन वेट। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सपोज कर लीजिए आपका सपोर्ट है, कोई भी एक सेगमेंट ले लीजिए यहां से यहां तक, इसके नीचे सेगमेंट यहां से यहां तक, इसको आप y बोल दीजिए। सो इसके विड्थ यहां से यहां तक dy एंड इसका मास dm। इस सेगमेंट में ये जो y अमाउंट ऑफ लेंथ बिलो इट है, तो क्या उसकी वजह से कुछ वेट होगा या नहीं होगा? एंड उस मास की वजह से क्या कुछ टेंशन डेवलप करा सकता है यहाँ पे, नहीं करा सकता? तब बोली करा सकता है। एंड उसी टेंशन की वजह से उसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस हो सकती है। सो यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी को अगर मैं 3 डायमेंशनल अज्यूम कर लूं, सो रो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम स्मॉल मास बाय स्मॉल वॉल्यूम। सो एम डैश जो नीचे वाला सेगमेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, तो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से कुछ पुल जनरेट करता होगा, तब फोर्स responsible for deformation will be m dash times g, and which should be equals to rho ag times y। अब मेरे पास यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल, इसके इक्वल होता है। इन सारे टर्म्स की वैल्यूज अगर पुट कर दीजिए तो इसके बेस पे रिलेशन आ जाएगा। तब देखिए कौन कौन सा टर्म किसके इक्वल होगा। अगर टोटल लेंथ यहां से यहां तक वायर की कितनी है? L, सो यहां से यहां तक लेंथ अब कितनी बचेगी? L माइनस वाई, जिसके ऊपर इतना मास फोर्स जनरेट करता होगा। तो आपको L की वैल्यू पता है,
डेल्टा एल की वैल्यू वहां से कैलकुलेट हो सकती है, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम 0 टू टोटल टर्म, आपको टोटल इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? नहीं, देखिए मुझे डेल्टा एल निकालना है, इलोंगेशन इन दिस वायर, सो डेल्टा एल should be equals to force rho a g times y divided by a and length L times y integration. नो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे जो ये लेंथ होगी जिसके ऊपर वो जनरेट करता होगा, हमने अज्यूम किया कि इतना अमाउंट ऑफ मास इतनी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल अगर इलोंगेशन होगा तो उसके बेस पे, तो यहाँ पे लेंथ सिंपली dy की इक्वल हो जाएगी, एंड देन टोटल इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम 0 टू L, तो आपको टोटल इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आया समझ? ओके। एंड सेम इस तरह एक टर्म और भी कैलकुलेट हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आलिया यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सो इतना पढ़ के रखिए, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्लूइड शुरू करेंगे, ठीक है? ओके।